इस कहानी में दर्शाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है। इनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कहानी की मान के हिसाब से लिखे गए हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं और इन्हें सिर्फ कल्पना तक सीमित रखे। 11 बिकॉज आई एंजॉयड इट। इंडिया, मुंबई, ताज होटल। इश्क ने डोर बेल बजाए लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो थोड़ा हैरान हुई। वो कभी इस तरह के होटल या लग्जरियस रूम में नहीं आई थी। उसे नहीं पता था कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक लॉक होते हैं। उसने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। सामने ही उसकी नज़र अन्य पर गई जो सोफे पर बैठा था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दरवाजे पर कदमों की आहट पाकर अन्य ने दरवाजे की तरफ देखा। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे बिल्कुल अभी वो इश्क को देख रहा है, जबकि इश्क को तो उसने बालकनी से तभी देख लिया था जब वो होटल के अंदर आई थी और रिसेप्शनिस्ट ने भी उसे फोन करके बता दिया था। अन्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और इश्क की तरफ बढ़ते हुए बोला, वाओ, तुम आ गई, मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। इश्क थोड़ा सा डर रही थी। अन्य ने उसके पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। इश्क ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। अन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देखते हुए बोला, थैंक यू मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया। अन्य ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसे कुछ कुछ हो रहा था। अन्य ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए बोला, आज पहली बार हम दोनों बिल्कुल अकेले इस तरह मिल रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इश्क ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते थे? मतलब इस तरह से रूम में मिलना थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा नहीं है, मुझे आप पर यकीन नहीं है। आई ट्रस्ट यू, पर अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अन्य मुस्कुराया और बोला, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और अगर पता चल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मेरी होने वाली बिजी हो और वैसे भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। प्यार करता हूं मैं तुमसे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम कैसे होने दे सकता हम? बोलते हुए उसने इश्क के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इश्क के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अन्य ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ लेकर आया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और फिर खुद भी उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। उसने लैपटॉप को इश्क की तरफ घुमाया और फिर उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाने लगा। वो सारी पिक्चर्स बाहर के देशों की थी। इश्क हैरानी से उन सभी पिक्चर्स को देख रही थी। उसने सवालिया नजरों से अन्य की तरफ देखा तो अन्य उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, ये सब हनीमून डेस्टिनेशन है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? हनीमून का नाम सुनते ही इश्क के चेहरे पर शर्म की लाली उतर आई। उसके गाल गुलाबी होने लगे। उसने अपनी नजरें झुका ली। अन्य बड़े ही गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके वो गुलाबी गाल और शर्म से झुकती हुई नजरें देखकर अन्य मुस्कुराया और बोला, आज तक कोई लड़कियां जिंदगी में आई है लेकिन इसकी बात ही अलग है। हर एक अदा जान लेती है। दिल तो कर रहा है हनीमून छोड़ अभी जिसे बेड पर ले जाऊं, लेकिन आई हैव टू कंट्रोल। बस कुछ देर और फिर कहते हुए उसने सामने रखे हुए गिलास की तरफ देखा जिसमें जूस था। उस जूस को देखते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। सामने हनीमून डेस्टिनेशन को देखकर इश्क अभी भी शर्मा रही थी। अन्य उसे शर्माते हुए देखा, बोला, हमारी शादी होने वाली है इश्क और अभी भी तुम मुझसे इतना ज्यादा शर्माती हो। अन्य, सर मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, आप प्लीज खुद ही। कहते कहते वो रुक गई। अन्य उसे देखते हुए मन ही मन बोला, ये तो बात करने में भी इतना शर्माती है, ना जाने खुद को हाथ भी कैसे लगाने देगी। और अब मैं खुद को नहीं रोक सकता, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। और अन्य सिंह राठौर को जो चाहिए होता है वो हासिल करके रहता है। उसने लैपटॉप पर वो पिक्चर चेंज की और फिर कुछ ब्राइडल ड्रेस की तस्वीर इश्क को दिखाते हुए बोला, तुम हनीमून डेस्टिनेशन नहीं सेलेक्ट कर सकती लेकिन अपने लिए ब्राइडल ड्रेस को सेलेक्ट कर सकती हो ना? मन चाहता हूँ कि तुम अपनी पसंद की ब्राइडल ड्रेस पहनो। उसके कहने पर इश्क ने उन तस्वीरों की तरफ देखा। वो सभी ड्रेस काफी ज्यादा डिजाइनर और एक्सपेंसिव लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी सेलेक्ट करें। वो सोचते हुए उन सभी ड्रेस को देख रही थी। अन्य को यही मौका ठीक लगा।
उसने जल्दी से जूस का गिलास उठाया और इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जूस। इश्क ने जूस की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ रशिया द एक्स नाइट क्लब। सुबह का वक्त था, हालांकि फायर अभी कुछ देर पहले ही सोया था और उसके सोने के बाद उसे लड़की ने उसके वॉलेट में से एक चिप निकाली और फिर डेंजरस स्माइल के साथ फायर को देखने लगी। उसने रूम सर्विस में फ़ोन करके ब्रेकफास्ट मंगवाया और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद में वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फायर जो अब तक सो रहा था वो अब अपनी जगह पर नहीं था। उसने जल्दी से पूरे रूम में देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, मैं तो चाहती थी कि मैं हम बताकर जाऊं कि तुम्हारे साथ रात को हुआ क्या है, लेकिन तुम पहले ही चले गए तो क्या ही कर सकते हैं। जब बर्बाद हो जाओगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और उसके बाद होगा ब्लास्ट और तुम भी खत्म। अभी वो बोल ही रही थी कि बालकनी का दरवाजा खुला और सिगरेट पीता हुआ फायर अंदर आया। फायर को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर पसीना आ गया। वो लड़की फायर की तरफ देखते हुए बोली, तुम। फायर मुस्कुराया और फिर उसके बिल्कुल करीब आया। उसके चेहरे पर बेहद तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने अपने होठों से सिगरेट निकाली और फिर अपना धुआं उस लड़की के चेहरे की तरफ छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ, एक रात में ही तुम बोर हो गई मुझसे? माना एक रात की बात थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो दोबारा वो सब। बूटी डोंट थिंक सो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। वेल गेस शुड लीव। कहते हुए उस लड़की ने टेबल पर रखा हुआ अपना पर्स और फोन उठाया और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक वेटर ब्रेकफास्ट लेकर आया। फायर ब्रेकफास्ट की ट्रे की तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके अगर तुम वो सब नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट तो कर ही सकती हो। कहते हुए वो उस लड़की के करीब आ गया। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराए और बोली, यस ऑफ को। उश कहकर वो जाकर काउच पर बैठ गई। फायर भी मुस्कुराते हुए उसके पास आया और फिर टेबल पर रखी हुई ट्रे को हल्का सा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, लेट्स हैव जूस फर्स्ट। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने रे रखा हुआ जूस का गिलास उठा लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। फायर अभी भी सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उस लड़की के गिलास में जूस खत्म हुआ, उसने उस सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और फिर उसे अपने पैरों से मसलते हुए बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वो लड़की मुस्कुराए और बोली, डोंट नो तुम कौन हो, मुझे बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, मैंने कर लिया। अगर दोबारा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मन किया तो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश जरूर करूंगी। कहते हुए उसने खाली गिलास वापस ट्रे रखा और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, आई गेस आई शुड लीव। फायर तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर वो डेविल स्माइल देखकर उसे लड़की को शक हो रहा था, इसलिए वो जल्दी वहां से जाना चाहती थी। फायर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, अब तुम इस कमरे से ही नहीं इस दुनिया से जाओगी। व्हाट डू यू मीन? वो लड़की हैरानी से बोली और उसी वक्त उसे जोरों से खांसी आने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फायर की तरफ देखा जो जाकर बेड पर बैठ गया था और थोड़ा वाइड होकर बैठा था। उसने एक सिगरेट और ली और फिर उसे लाइटर से जलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है फायर के कोई करीब आएगा और बिना जले वापस चला जाएगा और फायर उसे जाने देगा? उसकी बात सुनकर उस लड़की के तो होश उड़ गए। फायर डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बारे में मन सब कुछ जानता हूँ माशा। कहते हुए उसने अपने होठों में सिगरेट दबा रही और फिर उस लड़की के करीब आया। फायर के मुंह से अपना नाम सुनकर माशा के होश उड़ चुके थे। फायर ने माशा का पर्स लिया और फिर उसमें से वो चिप निकाली जो माशा ने उसके वॉलेट से निकाली थी। वो लड़की अभी भी बुरी तरह से खांस रही थी, लेकिन उस चिप के सामने आते देखा उसने अपनी खांसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी और भी ज्यादा बुरी हालत होने लगी। फायर ने उस चिप की तरफ देखा और बोला, ये क्या है? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है क्या बेबी गिर? माशा खांसते हुए उसे देख रही थी। अचानक ही उसके मुंह से खून निकला और उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो पूरा खून से भर चुका था। फायर ने उस चिप को अपने होठों में दबाया और फिर अपने दांतों से तोड़ते हुए बोला, जिस चीज के लिए तुमने अपनी जान गंवा दी उसमें तो कुछ था ही नहीं बेबी गिर। माशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चिप में फायर की सारी हिस्ट्री, उसके सारे कांड, उसकी सारी पर्सनल चीजें और उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए उसे वो चिप
चुरानी थी ताकि वो चिप को अपने माफिया हस्बैंड डेविल को दे सके और वो रशिया का माफिया किंग बन सके। लेकिन फायर ने उसे चिप को खुद ही तोड़ दिया। वो गहरी गहरी सांस से लेते हुए बोली, यबलदी छे आट। फायर मुस्कुराया और बोला, आई एम नॉट चीटर बेबी गर्ल, एम फायर। और कोई खुद फायर के पास चलने के लिए आए तो फायर उसे कैसे छोड़ दे। वैसे मुझे बहुत मजा आया डॉट यू वर डैम क्रेजी ऑन बेड। कहते हुए उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। माशा को उस पर गुस्सा करना चाहिए था लेकिन फिलहाल वो गुस्सा करने की हालत में ही नहीं थी। फायर ने उसे जो जूस सर्व करवाया था उस जूस में पॉइजन था। माशा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज गेट मी टू हॉस्पिटल। फायर बिल्कुल उसके पास आकर उस पर झुका और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, फायर सिर्फ आग लगता जी, आग बुझाता नहीं है। कहते वक्त उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। वो उसके ऊपर से हटा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माशा रो रही थी, उसका गला घुट रहा था। फायर ने दरवाजा खोला और बोला, जिंदा तो नहीं बचोगी तुम, लेकिन अगर बच जाओ तो कभी सोचना तुम, मैं और एक रात और बिकॉज आई एंजॉयड इट। कहते वक्त उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। मुस्कुराते हुए ही वो रूम से बाहर चला गया। चैप्टर 12 नाउ इट्स माई टर्न। रशिया एक इंसान जो देखने में कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था। बाल के एक राक्षस लग रहा था। लंबे बाल उसने खुले छोड़ रखे थे और चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके सामने कुछ लोग जिंदगी की भीख मांग रहे थे लेकिन उसे जैसे किसी पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उसके आदमी उन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। तभी उस आदमी का फोन बजा और उसने अपना फोन रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसका भयानक चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। वो गुस्से से कांपने लगा और अपना फोन फेंकते हुए बोला, डेविल को कोई नहीं हरा सकता। फायर तूने बहुत गलत किया, तुझे उसे खत्म नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया तूने माशा को मारकर। अब ये डेविल तेरी लाइफ का डेविल बनेगा। कहते हुए वो आगे बढ़कर आया जहां पर उसका आदमी एक इंसान जो जमीन पर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था उसके बाल पकड़कर खींच रहा था। वो वहां पर आया, उसने साइड में रखा हुआ एक चाकू उठाया और सीधा उस नीचे बैठे आदमी की गर्दन पर चला दिया। जिस आदमी ने उसके बाल हाथ में पकड़ रखे थे वो बाल उसके हाथ में ही रह गए और धड़ सर से अलग होकर नीचे जमीन पर गिर गया। वी उस आदमी को देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाते हुए बोला, यही हाल मैं उसे फायर का करूंगा। बोलकर वो और भी ज्यादा तेज हंसने लगा। वहां पर इस वक्त उसकी खतरनाक हंसी गूंज रही थी। इंडिया में द ताज होटल। इश्क ने अन्य के हाथों से जूस का गिलास लिया और फिर उसे अपने होठों से लगाने लगी, लेकिन अचानक ही उसे बहुत जोर से खांसी आने लगी क्योंकि अन्य ने उसके साथ बैठे ही सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी और उसे सिगरेट की स्मेल बहुत ज्यादा गंदी लगती थी। वहां पर थोड़ा धुआं हो चुका था जिसकी वजह से उसे एकदम से खांसी छूट पड़ी। खांसने की वजह से उसका हाथ भी एकदम कांप गया और वो जूस का गिलास उसके ऊपर गिर गया। पूरा जूस उसके ऊपर ही बिखर चुका था। वो झट से अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी ड्रेस की तरफ देखने लगी जो पूरी खराब हो चुकी थी। अन्य ने गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए बोला, हाथों में जान नहीं है क्या तुम्हारे? एक जूस का गिलास ढंग से नहीं पकड़ सकती थी? इश्क जो पहले ही जूस गिरने की वजह से परेशान थी, अन्य को गुस्से में चिल्लाते हुए देख उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसकी आंखों में नमी देखकर अन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने माथे पर उंगलियां रखी। उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। वो इश्क की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि कितना बड़ा बेवकूफ है वो। उसने जल्दी से इश्क के कंधों पर अपना हाथ रखा तो इश्क एकदम से कांप उठी। वो अभी भी अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। अन्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सॉरी इश्क, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा मतलब ये था कि तुम कितनी वीक हो। तुम खाना ठीक से नहीं खाती क्या? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम अपना ध्यान नहीं रखती? उसने पूरी तरह से बात को घुमा दिया था। अब उसकी बातों में कंसर्न दिखाई दे रहा था। इश्क धीमे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है अन्य सर, वो बस सिगरेट की वजह से। इश्क ने कहा तो अन्य ने अभी भी अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ देखा। उसने जल्दी से उस सिगरेट को सामने टेबल पर रखी हुई एस्ट्रिन रखा और फिर वापस इश्क के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था तुम्हें सिगरेट से प्रॉब्लम होगी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे सामने कभी
स्मोक नहीं करूंगा, वैसे भी मैं ज्यादा स्मोक नहीं करता, वो बस कभी कभी जब टेंशन होती है तो कर लेता हूँ। इश्क धीमे से बोली, इट्स ऑक्सर। बोलकर उसने अपनी ड्रेस की तरफ देखा जो पूरी खराब हो चुकी थी। अन्य उसकी नज़र खुद की ड्रेस पर पाकर मुस्कुराया और बोला, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम वॉशरूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस मंगवा देता। हम उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। इश्क को अपने जाल में फंसाने का इससे बढ़िया तरीका क्या ही हो सकता था। पर इश्क भी जल्दी से बोली, नहीं अन्य सर, मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होगा, क्या मैं आश्रम जा सकती हम प्लीज। अन्य को गुस्सा आने लगा, मतलब कोई इतना ज्यादा सीधा भी कैसे हो सकता है, कितनी बोरिंग है वो। लेकिन फिर उसकी नज़र इश्क की गर्दन और बाकी की बॉडी पर गई तो उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और उसे देखते हुए बोला, पर क्यों कंफर्टेबल नहीं हो तुम? आई मीन, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और हमारी तो शादी होने वाली है ना। वी कैन बी कंफर्टेबल विद ईच अदर। अब इश्क के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। वो अभी सोच ही रही थी कि टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने देखा तो आश्रम से फोन था। आज उसने ऑफिस से लीव लिया हुआ था क्योंकि अन्य ने ही उसे लीव लेने के लिए कहा था और उसने सोचा था कि वो सारा वक्त आश्रम में बिताएगी, इसलिए उसने बच्चों के साथ काफ़ी प्लान बना लिए थे और अब वो खुद यहाँ पर आ गई तो बच्चे उसे फ़ोन कर रहे थे। उसने अपना फ़ोन रिसीव किया, लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले की बात सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, मैं बस अभी आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। कहते हुए ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अन्य ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इश्क को फिलहाल और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वहां से चली गई। अन्य उसे जाते देख गुस्से से बोला, पागल है क्या ये लड़की? मैं इसे यहाँ इस लग्जरियस होटल में क्या इसकी शक्ल देखने के लिए इसे लेकर आया था, इसे इतना अच्छा ट्रीट किया और ये मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रही है, मुझे खुद को ढंग से टच तक नहीं करने देती। ओ गॉड, ये लड़की सच मैम मुझे बहुत तड़पा रही है। एक बार बस किसी तरह मैं इसे हासिल कर लूं। अगर इसे भी उतना ना तड़पाया जितना मैं तड़प रहा हूं तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं, फिर देखूंगा कि ये कैसे मुझे मना करती है जब एक पति अपनी पत्नी को उसकी औकात दिखाएगा। इसकी हर एक रात मैंने नरकना बना दी तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं। कहते वक्त उसका चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। रशिया हाईवे। एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड से हाईवे पर दौड़ रही थी, या यूं कह लो कि वो सड़क पर कम और हवा में ज्यादा थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर हल्की सी भी ऊंच नीच होती तो गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले दोनों का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। अचानक ही उस गाड़ी पर हमला होने लगा। वो एक गाड़ी अपने आसपास कई गाड़ियों से घिर गई और हर एक गाड़ी में से आदमी खिड़कियों में से निकलकर उस गाड़ी पर अपनी गन से शूट कर रहे थे। कोई गोली कांच पर लग रही थी तो कोई गाड़ी की बॉडी पर। गाड़ी में बैठे फायर ने फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ देखा, जहां तकरीबन 4 गाड़ियां उसे फॉलो कर रही थी और उसे ओवरटेक करते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फायर का चेहरा जिस तरह से एक्सप्रेशनलेस था, उसी हिसाब से उसकी गाड़ी का भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गाड़ी जा कहाँ रही है। वो कभी गाड़ी को राइट कर रहा था तो कभी लेफ्ट, जिसकी वजह से सारी गोलियां गाड़ी को छूकर जा रही थी। उन गाड़ियों में से अलार्म बज रहे थे, इसीलिए वहां पर चल रही बाकी सभी गाड़ियां रुक चुकी थी। हाईवे पूरा बंद हो चुका था। वहां सिर्फ फायर की गाड़ी और उसे फॉलो करने वाली वो 4 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। अचानक ही वहां पर अलार्म चेंज हुआ और फायर के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसने फ्रंट मिरर से उन 4 गाड़ियों को एक बार फिर से देखा और बोला, 1 2 3.4 नाउ इट्स माई टर्न ब्लडी WH@। कहते ही उसने गाड़ी हल्की सी घुमाई और फिर गोल गोल घुमाते हुए एक झटके से रोक दी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि पहियों की आवाज वहां पर चारों तरफ गूंजने लगी। वो 4 गाड़ियां जो पीछे चल रही थी, उनमें बैठे सभी आदमियों के होश उड़ चुके थे। उनकी गाड़ी भी एक झटके से रुकी, लेकिन अगले ही पल 13 फायर इन इंडिया और इश्क से सामना। जब फायर की गाड़ी पूरे हाईवे पर गोल गोल घूमती हुई एक झटके से रुकी तो उसके पीछे जो 4 गाड़ियां चल रही थी, उनमें बैठे सभी आदमियों के होश उड़ गए। उनकी गाड़ियां भी एक झटके से रुकी। अगले ही पल उन गाड़ियों में से सारे शख्स बाहर निकले और फायर की गाड़ी की तरफ अपनी गन से शूट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे।
फायर की पूरी गाड़ी गोलियों से भर चुकी थी, सभी कांच टूट चुके थे और सभी खिड़कियां, गाड़ी की बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अचानक ही वहां पर सायरन चेंज हुआ और करीबन 5 से 6 गाड़ियां बड़ी रफ्तार से दूसरी तरफ से उन सभी की तरफ बढ़ी। जो 4 गाड़ियां फायर का पीछा कर रही थी, अचानक ही उनमें एक एक कर ब्लास्ट होना शुरू हो गया तो उन सभी आदमियों ने अपनी गाड़ी की तरफ पीछे पलट कर देखा। उनकी सभी गाड़ियां ब्लास्ट हो चुकी थी। सिर्फ एक गाड़ी सही सलामत बची थी जिसके शीशे प्योर ब्लैक थे। अब उन्होंने आगे की तरफ देखा, जो गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही थी वो बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थी और उनमें से शख्स बाहर निकाल कर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं थी क्योंकि फायर की गाड़ी को वो घेर चुके थे और अब तक उन्होंने जिस तरह से उसकी गाड़ी पर हमला किया था उससे फायर का बचाना नामुमकिन था। उन्होंने जल्दी से सामने की तरफ भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अब वो कमजोर पड़ने लगे थे क्योंकि सामने वाले शख्स और भी ज्यादा ताकतवर थे और उनका एक भी वार खाली नहीं जा रहा था। एक एक कर वो सभी आदमी नीचे गिरने लगे। किसी के सिर पर गोली लग रही थी तो किसी की चेस्ट पर, किसी के पैर पर तो किसी के हाथ पर। वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। तभी एक शख्स जो अभी पीछे वाली गाड़ी में बैठा था और उसकी गाड़ी में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, वो अपनी गाड़ी से बाहर आया। उसे बाहर आते हुए देखा फायर के जो आदमी थे उन्होंने फायरिंग करना बंद कर दिया था। वो आदमी बाहर आया और उन सभी आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, फायर खत्म हो चुका है। कहते हुए उसने फायर की गाड़ी की तरफ देखा जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई जब अचानक से उस गाड़ी का दरवाजा टूटकर दूसरी तरफ गिरा और उसमें से 2 कदम बाहर आए। चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल लिए फायर उस गाड़ी में से बाहर निकाला और डेविल की तरफ बढ़ा। अपने सामने फ्रे को देखकर डेविल का गला सूखने लगा। गाड़ी की इतनी डैमेज हालत होने के बाद भी फायर को एक खरोच तक नहीं आई थी। उसने गुस्से से फायर को देखा और फिर अपनी कमर से गन निकालते हुए बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने माशा को। अभी उसने बोला ही था कि फायर तेज कदमों से बिल्कुल उसके पास आया और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ दिखाकर अपने आदमी को वहीं रुकने का इशारा किया, क्योंकि उन सभी आदमियों ने एक बार फिर से गन डेविल की तरफ पॉइंट कर दी थी। फायर डेविल की तरफ देखते हुए बोला, मैं चाहता तो 3 की जगह 4 गाड़ियों में भी ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मार सकता। तूने फायर के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है तो फायर के दिमाग के साथ खेलने वाले का दिमाग यूं ही कैसे छोड़ सकता है। कहते हुए ही फायर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन डेविल के माथे पर तान दी थी। फायर के हाथ में भी गन थी जो वो फायर की तरफ पॉइंट कर चुका था। वो भी गुस्से में बोला, तू मुझसे जीत नहीं सकता। पूर्ण विराम, रियली लव माशा एंड नाउ तुझे भी खत्म होना पड़ेगा। कहते हुए उसने अपने हाथों में पड़ी हुई गन का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। ट्रिगर दबाने के बाद भी गोली नहीं चली। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर फायर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके माथे पर रखी हुई अपनी गन को हल्का सा प्रेस करते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू बहुत अच्छा खेलता है? नो डेविल, फायर इज द मास्टरमाइंड हियर, फायर ने कहा और फिर अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा डेविल के सिर के आर पार हो गई। खून के छींटे फायर के चेहरे पर भी आए और देवी की लाश धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरी। अगले ही पल फायर का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो पैरों के बाल देवी की लाश के पास नीचे जमीन पर बैठा और उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, फायर के सामने कोई खुद को आग समझे ये फायर को बिल्कुल बर्दाश्ती नहीं। फायर खेल खेलता है, खुद से किसी को खेलने नहीं देता। बाय द वे मार्श वॉज गुड परफॉर्म। कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। फायर अपनी जगह से उठा और जल्दी से सामने खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ा। उसमें से एक गाड़ी उसके लिए ही आई थी। वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि पारस जल्दी से उसके पास आया और बोला, बॉस प्राइवेट जेट रेडी हो चुका है, बस आपका इंतजार हो रहा है। इंतजार मेरा नहीं हो रहा, इंतजार तो। कहते कहते वो बीच में ही चुप हो गया और गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। पारस उसे जाते देख बोला, यस बॉस, इंतजार तो। अग्नि सिंह राठौर
क्या हो रहा है, कहते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। इंडिया, राठौर मेंशन संज अभी अभी अपने कमरे में आए और सूर्या की तरफ गुस्से से देखने लगी। सूर्या ने जब उसे उसके रौद्र रूप में देखा तो बेड से उठकर जल्दी से उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, क्या हुआ शुगर कैंडी, आज तुम आग की तरह क्यों जल रही हो। सांझ ने उसे गुस्से से देखा और फिर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से अलग करते हुए बोली, आग में न जलूं तो क्या करूं, मैं कब से अग्नि का इंतजार कर रही हूं, लेकिन आप मुझे बता ही नहीं रहे कि अग्नि कब आएगा। आपको पता है मैं अपने बच्चे को कितना मिस कर रही हूं। सॉरी शुगर कैंडी, मुझे भी नहीं पता वो कब आएगा, लेकिन बस इतना बता सकता है कि जल्द ही वो तुम्हारे सामने होगा। पर कब, सोच ने पूछ। सूर्या ने अब कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रशिया, एक खुले एरिया में एक प्राइवेट जेट रेडी खड़ा था। फिटर की गाड़ी आकर वहां पर रुकी और फायर जल्दी से गाड़ी से निकलकर उस प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ा। पारस भी उसके पीछे पीछे ही था और उसके अलावा उसे प्राइवेट जेट में कुछ स्टाफ भी था। जल्द ही प्राइवेट जेट ने टेक ऑफ किया। कुछ देर बाद फायर अपनी जगह पर बैठा रिलैक्स कर रहा था। उसकी शर्ट पर एक ब्लड का स्टेन लगा था। पारस उसके पास आया और उसे चेंज करने के लिए कहा। उसने उसकी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई तो फायर अपनी जगह से उठ और चेंज करने लगा, लेकिन फिर तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर गई जो स्टाफ मेंबर थी। फायर बिना पारस की तरफ देखे एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, गेट आउट। पारस को उसके इस तरह गुस्से में बोलने से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने फायर की नज़रों का पीछा किया तो उसे सब समझ आ गया। अगले ही पल वो वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद फायर ने सामने खड़ी लड़की को अपने पास आने का इशारा किया तो वो लड़की बड़ी ही सेडक्टिव वे में चलती हुई उसके पास आए। फायर अपनी जगह पर बैठा और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो उस लड़की के चेहरे पर एक सेडक्टिव स्माइल आ गई। उस लड़की ने भी अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और फिर फायर के ऊपर झुक गई। फायर ने खुद को पूरा रिलैक्स छोड़ा हुआ था। एक दिन बाद इंडिया में आश्रम में चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज से इश्क और अन्य की शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। उनकी शादी में बस 3 दिन बचे थे। आज शाम को संगीत होने वाला था, कल हल्दी और मेहंदी और परसों शादी। अभी इश्क आश्रम के कामों लगी हुई थी, तभी उसके फोन पर अमायरा का फोन आया। अमायरा से बात करते वक्त इश्क के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही थी। अमायरा ने अन्य और इश्क की शादी के लिए जो डिजाइनर आउटफिट लिया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और इसी वजह से अब उसे उस डिजाइनर हाउस जाना पड़ रहा था और वो चाहती थी कि इश्क उसके साथ जाए। इश्क ने हाँ कहा और फिर कुछ ही देर में उसे मार्केट मिलने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ एक खुला मैदान जहां पर अभी अभी एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ था, उसमें से तकरीबन 25 साल का एक शख्स बाहर आया। आइस ब्लू आंखें, 6 फुट 4 इंच हाइट, एक दम किलर पर्सनैलिटी। वो शख्स चलती फिरती आग लग रहा था। उसके साथ ही एक आदमी भी था। वो आदमी उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, वेलकम टू इंडिया बॉस, यूर लुकिंग फायर। अभी सिर्फ उसने इतना ही कहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। वो शख्स बेहद गुस्से से पारस को देखते हुए बोला, अग्नि सिंह राठौर हूँ मैं। बेशक आप कह सकते हो, लेकिन फायर नो, फायर अग्नि का वजूद है, लेकिन वो उसके अंदर दफन है, जो तभी बाहर आएगा जब कोई उसके सामने खुदा बनने की कोशिश करेगा। कहते हुए एफआईआर उर्फ अग्नि सिंह राठौर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी। वो उन गाड़ियों की तरफ बढ़ा। ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन अग्नि ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और बोला, डोंट नीड एनी वन, कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही कुछ पलों में उसकी गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। उसके बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ पारस भी वहीं पर खड़ा रह गया था। अग्नि की गाड़ी को जाते देखा, बोला, होप कोई आपके सामने ना आए, वरना आग सिर्फ राख करना जानती है। एक लग्जरियस गाड़ी नॉर्मल स्पीड में सड़क पर चल रही थी कि एक गाड़ी सामने आकर उस गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे अग्नि ने सामने की तरफ देखा, जो एक कैब थी और उसकी गाड़ी से आकर टकराई थी। उस कैब का ड्राइवर बड़ी ही फुर्ती से बाहर निकला और फिर अग्नि की गाड़ी की तरफ आया। अग्नि अभी भी आराम से अपनी गाड़ी में बैठा था। उस ड्राइवर ने आकर अग्नि की साइड का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू किया तो अग्नि गाड़ी से बाहर निकाला और बोला,
गलती मेरी तरफ से नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस ड्राइवर ने तो शायद ठान ली थी कि वो सामने वाले की कोई बात सुनेगा ही नहीं। उसने अग्नि का गिरेबान पकड़ा और एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर जड़ दिया। अगर कोई अग्नि की तरफ नजरें भी उठाता तो अग्नि उसकी आंखें निकाल देता, लेकिन वो सिर्फ खुद को शांत रख रहा था। लेकिन शायद आग होती ही जलने के लिए है। जैसे ही उस ड्राइवर ने उसकी गर्दन पर वो मक्का जड़ा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो अभी तक बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे थे अब आग की तरह जलने लगे और उसने गुस्से से उसे ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद, खुद को समझती क्या है? किसी की भी जान ले लोगी तुम? पैसे है तो कुछ भी करोगे? क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? पर तुम जैसे कि माँ होती ही कहाँ है। तुम्हारी माँ तो रात को क्लबों में। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड़ा और उसका पूरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। पूरा गाल अंदर की तरफ धंस चुका था और होठों के किनारे फट चुके थे। डर से कराहते हुए वो ड्राइवर सीधा जमीन पर जाकर गिरा और गुस्से से कांपता हुआ अन्नी उसकी तरफ बदा चही। थोड़ी ही दूरी पर इश्क मायरा का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने किसी के चीखने की आवाज सुनी तो वो उस तरफ बढ़ गई। च 14 बहुत घटिया हूं मैं। इश्क मार्केट में जाने वाले रास्ते पर एक तरफ खड़ी थी। वो अमायरा का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने की तरफ गया जहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। और ऐसी आवाज सुनकर इश्क खुद को उस तरफ जाने से रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ गुस्से से कौपता हुआ अमनी उस कैब ड्राइवर की तरफ आया जिसने उस पर हाथ उठाया था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, इसीलिए अपनी गलती ना होते हुए भी उसने एक्सीडेंट का हर्जाना भरने का ऑफर दिया था। लेकिन जब सामने वाला ही खुद मौत मांगे तो फिर अग्नि पीछे कैसे ही हट सकता था। उसके एक पंच से ही उस कैब ड्राइवर का पूरा मुंह टेढ़ा हो चुका था। आसपास भीड़ जमने लगी थी। दर्द से कराहते हुए वो कैब ड्राइवर नीचे जमीन पर बैठा था। अग्नि उसके करीब आया और पैरों के बल बैठकर उसे अपने गहरी नजर से देखते हुए बोला, इंसान को अपना मुंह अपनी औकात के हिसाब से खोलना चाहिए। अगर औकात के बाहर खुला तो इंसान ही पूरी तरह से खुल जाता है। कहते हुए उसने एक जोरदार पंच उसके दूसरे गाल पर जड़ा तो उस कैब ड्राइवर का पूरा मुंह एक बार फिर से हिल गया और मुंह से पूरा खून निकलकर बाहर की तरफ गिरा। इश्क की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उस इंसान को नहीं देख सकती थी जो उस कैब ड्राइवर का ये हाल कर रहा था, लेकिन उस ड्राइवर की हालत देखकर ही वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने और कुछ नहीं देखा, जल्दी से उस ड्राइवर के सामने आकर बैठ गई और अन्नी को घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? इस तरह से कौन मारता है किसी को? जानवर हो क्या? पहले तो खुद गलती करते हो और फिर अपनी गलती मानने की बजाय किसी गरीब पर अपना गुस्सा निकालते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए? वो अग्नि की आंखों की तरफ देखते हुए बोल रही थी, जो अंगारों की तरह दहक रही थी। अन्य ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या जो अपनी नाक यहाँ पर घुसा रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। जब तुमसे बात नहीं कर रहा तो बीच में आने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहते वक्त अग्नि बहुत ज्यादा गुस्से से कांप रहा था। उसकी सांसें भी बेहद गहरी थी। उसकी बात सुनकर इश्क भी गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, और तुम जैसे जाहिल इंसान से उम्मीद ही क्या की जाए, जो बिना गलती के ही किसी गरीब की ये हालत कर दे। उससे रहम की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तुम जैसे लोग ना जाने खुद को क्या ही समझते हो, जो गरीबों पर इस तरह का अत्याचार करते हो। पैसे और अहंकार में डूबने की बजाय तुम लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। कहते हुए उसने उसे कैब ड्राइवर के कंधे पर अपने हाथ रखे। उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अग्नि गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि उस कैब ड्राइवर की जान ले लेकिन किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी जगह से खड़े होकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से इश्क उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, निहायती घटिया और बेशर्म। ना जाने इनके घर वाले इन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर तो उनके घर वालों को भी शर्म आती होगी, नफरत होती होगी, पर क्या ही कर सकते हैं। इस तरह के घटिया लोग अपने घर वालों को भी शर्मसार कर देते हैं।
उसकी बात सुनकर अन्नी के अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा और बोला, अगर अपनी बदतमीजी और बेशर्मी पर आ गया तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अच्छा होगा मेरे मुंह मत लगो, वरना यही बीच बाजार में शर्म का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। इतना कहकर वो आगे की तरफ घूम गया और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी उसके सर के पीछे जाकर एक पत्थर लगा। उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन अगर कोई और होता तो शायद इतने में ऊपर ही निकल जाता। उसके सिर के पीछे से खून बहने लगा था। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसके साथ बैठे कैब ड्राइवर ने ही जमीन से पत्थर उठाकर अग्नि की तरफ फेंका था। अग्नि ने पीछे घूमकर देखा। वो कैब ड्राइवर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुत्ते सूअर की औलाद। अग्नि अभी तक सिर्फ गुस्से और हैरानी से देख रहा था, लेकिन अब उस ड्राइवर से गालियां सुनकर उसका गुस्से का पारा एकदम से हाई हो गया। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़ कर ऊपर को तरफ खींचकर ताबड़तोड़ मुक्के से मारने की लगा। इश्क एकदम सहम कर उनकी तरफ देखते ही रह गई। उसने अपने आसपास देखा जो लोग वीडियो बनाने में बिजी थे, लेकिन कोई भी उस कैब ड्राइवर को छुड़ा नहीं रहा था। हालांकि गलती उसकी थी, लेकिन फिर भी अग्नि जिस तरह से उसे मार रहा था, अगर उसे यूं ही मारता रहता तो उस ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती। वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और अग्नि को पीछे की तरफ धक्का देने लगी, लेकिन अग्नि पर तो जैसे कोई राक्षस सवार हो चुका था। खुद पर वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई उसे इस तरह की गाली दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अभी भी लगातार उस ड्राइवर को मार रहा था। इश्क लगातार उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगन को धक्का दे पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और एक जोरदार धक्का अग्नि को दिया तो अग्नि पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। वो जल्दी से अन्नी के सामने आए और बोली, राक्षस हो क्या तुम? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि जान ले लो किसी की? कितने घटिया इंसान हो तुम। अन्नी ने गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देखा और उसके हाथ की तरफ जिसे पॉइंट करते हुए वो अग्नि को बोल रही थी। उसने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और उसे घुमाकर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क की एक जोरदार आह निकल गई। अग्नि ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अग्नि उसके कान के पास अपना चेहरा लाकर बोला, घटिया नहीं, बहुत घटिया हूं मैं, और अगर चाहती हो कि ये घटियापन तुम्हें ना दिखाऊं तो अपनी जुबान बंद रखो, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? इश्क भी जोर से बोली। उसी वक्त अग्नि का हाथ गलती से इश्क के कंधे पर लगा और उसका दुपट्टा नीचे गिर गया तो इश्क की आंखें हैरत में फैल गई। उसे लगा अन्नी ने जानबूझकर उसका दुपट्टा नीचे गिराया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वही उसका दुपट्टा नीचे गिरता देख अग्नि का हाथ ढीला पड़ चुका था, जिससे इश्क जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी तरफ घूमी और उसे गुस्से के देखते हुए उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ अग्नि के गाल को छूता उससे पहले ही अग्नि ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और बेहद गुस्से से उसे देखने लगा। उसकी नज़र इश्क की गर्दन पर गई और उसका वो डीप गला देखकर उसने अपनी नज़रें वापस उसके चेहरे पर डाली और उसे बेहद गुस्से से देखते हुए बोला, अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखो एंग्री बर्ड, वरना मुंह और हाथ दोनों एक साथ तोड़ दूं। कहकर उसने एक झटके से इश्क का हाथ छोड़ दिया। दर्द की वजह से इश्क की सिसकियां निकल रही थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर अग्नि के हाथ के निशान बेहद लाल नजर आ रहे थे। वो गुस्से से अग्नि को देख रही थी। अग्नि ने एक नज़र उसे देखा और फिर उस कैब ड्राइवर की तरफ जो अधमरी हालत में नीचे जमीन पर गिरा था। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, उठाओ अपने इस गोद लिए बाप को और शमशान घाट ले जाओ, क्योंकि अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कहकर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और इश्क का हाथ पकड़कर उसके हाथ पैर रख दिए। इश्क जो पहले ही दर्द से कांप रही थी, अग्नि की तरफ देखते ही रह गई और अग्नि अपनी गाड़ी में बैठकर बड़ी ही तेजी से वहां से निकल गया। इश्क ने नीचे जमीन पर गिरे हुए अपने दुपट्टे को देखा और जल्दी से उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे भीड़ घटती जा रही थी और वो अकेली वहां पर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा था जब अम्मी की वजह से उसका दुपट्टा नीचे जमीन पर गिरा और उसका खुला सीना सबके सामने था। वो नीचे जमीन पर घुटनों के बल गिरी और रोते हुए अपने हाथों पकड़े पैसों की तरफ देखने लगी। वो रोते हुए बोली, कोई
इतना घटिया कैसे हो सकता है कि किसी लड़की की इज्जत। कहते हुए उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। वहीं दूसरी तरफ अन्नी बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, ऐसे लोगों पर तो उनके घर वालों को भी शर्माती होगी, नफरत होती होगी, पर क्या ही कर सकते हैं, इस तरह के घटिया लोग अपने घर वालों को भी शर्मसार कर देते हैं। राक्षस हो क्या तुम, ग्रेटर देन यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि जान ले लो किसी की। कितने घटिया इंसान हो तुम। जब 15 फार्म हाउस में अन्य, इश्क और अग्नि राठौर मेंशन जाना चाहता था, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद अब उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था और फिलहाल राठौर मेंशन की तरफ ना जाकर उसकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर घूम रही थी। उसके हाथों में एक वाइन की बोतल थी और पूरी गाड़ी सिगरेट के धुएं से भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इश्क अभी भी उसी रास्ते पर थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी लगातार बह रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए वो सामने सड़क की तरफ चल रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। एक झटके से गाड़ी रुकने पर वो सहम गई और खुद को संभाल नहीं पाए, इसलिए नीचे गिर गई। अन्य गाड़ी में से बाहर निकाला और जल्दी से इश्क की तरफ बढ़ा। उसने इश्क के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें, और ये कैसी हालत बना रखी है तुमने। कहते हुए उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को हल्का हल्का सहलाने लगा। इश्क ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अभी वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही लग रहा था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रही हो, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें तो इस वक्त आश्रम में होना चाहिए था ना, अन्य ने पूछा। वो मैंड्रेस के लिए कहते हुए इश्क अपनी जगह से खड़ी हुई तो अन्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, अगर तुम्हां कहीं बाहर जाना था तो तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद तुम्हें ले जाता। देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करना चाहिए तुम्हें। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मुझे आश्रम जाना चाहिए। जे नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम बस मेरे साथ जाओगी, अन्य ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। इश्क उसकी तरफ देखती रह गई। अन्य और इश्क दोनों गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। उसने इश्क की तरफ कदम बढ़ाया तो इश्क गाड़ी से लग गई। अन्य हल्का सा उसके ऊपर झुककर बोला, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी में 3 दिन बचे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनवाई। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अब तुम आश्रम में नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इश्क और भी ज्यादा चौंक गई। वह कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अन्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज मेरी बात मानिए, मैं यहाँ से आश्रम चली जाऊंगी। ऐसे अच्छा, मैंने कहा ना तुमसे, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कहते हुए अन्य थोड़े गुस्से में नजर आ रहा था तो इश्क ने अपना सर झुका लिया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अन्य उसे गाड़ी बैठते हुए देख मुस्कुराया और फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ आया। ड्राइविंग सीट की तरफ आते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। उसकी वो सिंपल सी मुस्कुराहट थोड़ी टेढ़ी हो गई और वो मन ही मन बोला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ, बट हु केयर्स, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। कहते हुए वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ, आश्रम में जाकर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप प्लीज मुझे आश्रम ड्रॉप कर दीजिए। उसकी बात सुनकर भी अन्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इश्क बस उसे देखते रह गई। अब वो कुछ बोल भी नहीं पाए। अन्य चुपचाप ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। गाड़ी राठौर मेंशन नहीं जा रही थी बल्कि शहर के बाहर वाले रास्ते की तरफ जा रही थी तो इश्क और भी ज्यादा चौंक गई। कुछ ही देर में वो लोग एक फार्म हाउस के बाहर थे। फार्म हाउस के बाहर गाड़ी पार्क होते देख इश्क हैरानगी से अन्य की तरफ देखा और बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं। अन्य उसकी तरफ घुमा और उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी तरफ देखने लगा तो इश्क की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। अन्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। इश्क धीमे से बोली, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन हमारा
ऐसे रहना गलत होगा। अगर किसी को पता चला कि मैं आपके साथ ऐसे बाहर आए हूं तो मुझे किसी की परवाह नहीं है इश्क, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम परेशान हो, और अगर तुम परेशानी में देखकर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे बनूंगा। आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कोई तुम पर उंगली उठाए, लेकिन तुम जानती हो मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो मैं तुम्हें तकलीफ में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। कहते हुए अन्य इश्क की आंखों में देख रहा था। इश्क उसके यूं देखने से और यूं बोलने से उसकी बातों में उलझ गई और चुप हो गई। अन्य गाड़ी से बाहर निकाला और फिर इश्क की साइड का दरवाजा खोला तो इश्क भी बाहर आई। उसका हाथ थाम कर अन्य उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। इश्क पहली बार इस फार्म हाउस में आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अन्य पर इतना ट्रस्ट तो वो कर सकती थी कि उसके साथ कुछ वक्त बिता सके, पर वो जल्द ही आश्रम वापस जाने के बारे में भी सोच रही थी। अन्य ने उसे काउच पर बिठाया और फिर उसके लिए किचन में जाकर खुद पानी लेकर आया। इश्क ने पानी पिया और फिर अन्य उसे लेकर रूम में आया। रूम में आने पर इश्क थोड़ा असहज हो रही थी। अन्य उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे हल्का सा अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े पूरे खराब हो के हैं, तुम शावर ले लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर देता। पर यहाँ पर कपड़े कैसे? इश्क ने पूछा। अन्य मुस्कुराया और बोला, अन्य सिंह राठौर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है दशक, और तुम अन्य सिंह राठौर की होने वाली बीवी हो तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। इश्क ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अन्य उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख मुस्कुराया। एच गॉड, कितना मुश्किल है इस लड़की को मनाना, बट एट लास्ट अब मेरी हर हसरत पूरी होगी। कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसके दिमाग में अभी कुछ देर पहले हुई बात चल रही थी, जब इश्क को काउच पर बिठाकर वो किचन में पानी लेने गया था, लेकिन पानी लेने से पहले वो रूम की तरफ गया था और सीधा रूम के वॉशरूम में आया था। वहां पर उसने एक फोन में कैमरा ऑन किया और उसे ऊपर की तरफ लगा दिया। वहां पर कैमरा लगाते वक्त उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। जल्दी से सारा सेटअप कर वो वापस बाहर आया और फिर किचन की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ अन्नी की गाड़ी अभी भी सड़कों पर घूम रही थी, लेकिन अब उसे कहीं पर रुकना था। राठौर मैंशन वो अभी भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी और ये वही फार्म हाउस था जहां पर अन्य इश्क के साथ था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर थी। आगे जारी है।